प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट कुछ इस प्रकार से है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए 7 विदेश मंत्रियों के समूह ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को तेज करने का संकल्प लिया। बता दें कि G7 की बैठक मंगलवार को जापान में पूरी हो गई है। ये बैठक जापान के नागानो के इजावा में की गई। G7 के मंत्रियों ने मंगलवार को बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा कि हम रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को तेज करने, उनका समन्वय करने और उन्हें पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध अपराधों और अन्य अत्याचारों जैसे नागरिकों और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूस के हमलों के लिए कोई दंड नहीं हो सकता। मंत्रियों ने यूक्रेन के लिए अपना अत्यधिक समर्थन जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा अन्य प्रमुख मुद्दे जैसे चीन, ताइवान और तथाकथित वैश्विक दक्षिण देशों के साथ सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी के लिए बता दें कि जापान के हिरोशिमा में 19 मई को G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच यूक्रेन के अलावा अन्य वैश्विक मुद्दों को उठाया जाएगा। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से भी आमंत्रित किया है। आइए अब हम बात करते हैं केरल की। केरल पुलिस ने ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले करने वाले आरोपी शाहरुख सैफी पर UAPA के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। हाल ही में यह मामला केरल पुलिस की SIT को सौंपा गया था, जिसके बाद SIT मामले के मुख्य आरोपी शाहरुख सैफी को 12 अप्रैल को केरल के कन्नूर ले गई थी ताकि मामले में सबूत इकट्ठा कर सके। इस दौरान SIT ने अलापुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के उन डिब्बों में छानबीन की जिसमें आग लगी थी। यह घटना 2 अप्रैल की है, जब कथित तौर पर शाहरुख सैफी ने अलापुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के 2 डिब्बों को उस वक्त आग के हवाले कर दिया जब वह कोझिकोड में इलाथुर के पास कोरापुझा पुल पहुंची। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं 9 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ADGP और SIT के प्रमुख MR अजीत कुमार ने खुलासा किया कि केरल के कोझिकोड ट्रेन में आग लगाने वाला आरोपी शाहरुख सैफी बहुत बड़ा कट्टरपंथी व्यक्ति है। वह विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का फॉलोअर भी है और ट्रेन में आग लगाने की पहले से ही योजना बनाकर आया था। यह खुलासा घटना की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने सोमवार को किया है। ADGP और SIT के प्रमुख RR अजीत कुमार ने खुलासा किया कि आरोपी शाहरुख सैफी जाकिर नाइक के कट्टरपंथी वीडियो देखता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच दल ने UAPA की धारा 16 लागू की है, जो आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा से संबंधित है। कुमार ने कहा कि हमने अपराध से जुड़े सभी सबूत जुटाए हैं। उसने जाकिर नाइक और अन्य के कट्टरपंथी वीडियो देखे। यह है पूरा मामला। बीती 2 अप्रैल की रात अलापुझा कन्नूर एक्सप्रेस में शाहरुख सैफी ने यात्रियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया था। इसमें 9 लोग झुलस गए थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी। एक महिला, शिशु और एक पुरुष का शव एलाथुर रेलवे स्टेशन के पास पटरियों से बरामद हुआ था। पुलिस का मानना है कि ट्रेन में आग लगने के बाद इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई होगी, जो उनकी मौत का कारण बनी। मामले की जांच के लिए केरल पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया था। आइए अब हम नेपाल के बारे में बात करें। सोमवार दोपहर नेपाल में 10वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने का प्रयास करते हुए एक भारतीय पर्वतारोही लापता हो गए। अभियान आयोजक के एक अधिकारी ने कहा कि 34 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही सोमवार को नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा से लापता है। भारत के राजस्थान के किशनगढ़ के अनुराग मालू 34 के रूप में पहचाने गए हैं। लापता पर्वतारोही का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान सोमवार दोपहर से जारी है। शेरपा ने कहा कि लापता पर्वतारोही का पता लगाने के लिए हवाई खोज की जा रही है। उनकी स्थिति अभी भी अज्ञात है। उन्होंने कहा कि कैंप 4 में पहुंचने के बाद अनुराग ने अपनी चढ़ाई छोड़ दी थी। अनुराग संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई करने के लिए 8000 मीटर से ऊपर की सभी 14 चोटियों और 7 शिखर पर चढ़ने के मिशन पर हैं। पिछले हफ्ते ही बुधवार को माउंट एवरेस्ट पर 3 शेरपाओं को दफनाया गया था। अधिकारी के अनुसार कैंप 1 के नीचे 5700 मीटर की ऊंचाई पर 50 मीटर से अधिक की विशाल बर्फ की चादर। लिए हम अमेरिका की कुछ बात कर लें। अमेरिका में कैलिफोर्निया की पुलिस ने स्टॉकटन और सैक्रामेंटो में स्थित गुरुद्वारों तथा अन्य स्थानों पर गोलाबारी की घटनाओं के सिलसिले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल और मशीन गन जैसे हथियार जब्त किए हैं। ये गिरफ्तारियां 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी के दौरान की गई है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रोब बोंटा
युवा सिटी पुलिस प्रमुख ब्रायन बेकर और सटर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेनिफर डुप्रे ने सोमवार को बताया कि रविवार को उत्तरी कैलिफोर्निया में 20 स्थानों पर तलाशी वारंट की तामील कराने के लिए बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान के दौरान 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर स्थानीय सिख समुदाय के सदस्य हैं। डुप्रे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 लोग माफिया के सदस्य हैं और भारत में हत्या के कई मामलों में वांछित हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गिरफ्तार लोग प्रतिद्वंदी आपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं और वे कई हिंसक घटनाओं, गोलाबारी की घटनाओं में कथित रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें सटर, सैक्रामेंटो, सेन जोकिन, सोलानो, योलो और मर्स्ट काउंटी में हत्या की कोशिश के 5 मामले शामिल हैं। इन समूह के सदस्य स्टॉकटन में गुरुद्वारा में 27 अगस्त 2022 को हुई गोलाबारी में तथा 23 मार्च 2023 को सैक्रामेंटो में एक अन्य गुरुद्वारे में की गई गोलाबारी में कथित रूप से शामिल थे। जांच के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारी 2 अन्य स्थानों पर गोलाबारी की घटनाओं को होने से रोक सके। ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के भीषण युद्धाभ्यास के बाद अब अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत मिलियस को ताइवान जल डमरू मध्य में भेज दिया है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच मामला बढ़ता दिख रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से अमेरिकी युद्धपोत को ट्रैक किया गया है, इसलिए इसे लेकर चीन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जल डमरू मध्य में आने के बाद चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। चीन पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ताइवान के क्षेत्र में अमेरिका आता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से एक युद्धपोत रवाना किया है। ये युद्धपोत उस वक्त ताइवान जल डमरू मध्य में पहुंचा जब चीन ने स्वशासित ताइवान को घेर कर रखा हुआ है। अमेरिकन नौसेना के 7वें बेड़े का कहना है कि रविवार को अमेरिकी युद्धपोत का ताइवान जल डमरू मध्य पहुंचना सामान्य प्रक्रिया है, यह रूटीन का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये युद्धपोत जल डमरू मध्य में एक गलियारे से होकर गुजर रहा है जो किसी भी तटीय राज्य के क्षेत्रीय समुद्र से परे है। वहीं चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, इसकी जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने खुद दी है। सोमवार की सुबह रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में ताइवान के आसपास 18 चीनी सैन्य विमानों और 4 नौसैनिक जहाज़ों को देखा गया है। उन्होंने कहा कि चीन लगातार ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। करीब 7 दशक पहले जब चीन में गृहयुद्ध चल रहा था, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक पार्टियों को हरा दिया था। पराजित लोकतांत्रिक नेता ताइवान द्वीप भाग गए थे। सन 1990 के दशक में ताइवान सत्तावादी शासन से एक लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया और अब उसे अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा एशिया में सबसे मुक्त न्यायालयों में से एक का दर्जा दिया गया है। हालांकि चीन की सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ताइवान पर अपना दावा करती है। चीन का कहना है कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है, उसे पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो इससे पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका से एक और खबर सामने आई है कि अमेरिका के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क शहर में 2 चीनी मूल के अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग सीक्रेट पुलिस स्टेशन चलाकर चीन को जानकारी पहुंचा रहे थे। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि चीनी मूल के 2 नागरिकों 61 साल के लिू जियांगवांग और 59 साल के चैन जिनपिंग को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने 2022 की शुरुआत में मैनहट्टन के चाइना टाउन में गुप्त पुलिस चौकी खोली थी। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने बताया कि ये लोग बीजिंग के इशारे पर न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी प्रवासियों को टारगेट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय दमन में लगे हुए थे। गिरफ्तार किए दोनों व्यक्तियों पर अमेरिकी अधिकारियों को सूचित किए बिना चीन की सरकार के एजेंट के रूप में काम करने की साजिश रचने और साथ ही न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों को जब पता चला कि इनकी जांच की जा रही है तो इन्होंने चीन के सार्वजनिक मंत्रालय से हुई बातचीत की जानकारी को हटा दिया। ये लोग अमेरिका में रह रहे हैं, चीन के लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, जो अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन है। बता दें कि चीनी कानून के मुताबिक चीन के बाहर रहने वाला कोई भी चीनी नागरिक या चीन के अंदर या बाहर करने वाली कोई भी चीनी कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशों की सारी जानकारियां देने के लिए बाध्य है। किसी भी चीनी नागरिक से किसी भी वक्त, चाहे वो देश में रहते हों या विदेश में, उनसे जासूसी करवाई जा सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इन पुलिस स्टेशन का भयावह उपयोग किया जा रहा था। दोनों आरोपियों को सोमवार को ब्रुकलिन की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अभी जेल भेज दिया गया है। स्पेन के मानवाधिकार संगठन सेफगार्ड डिफेंडर्स ने कहा है कि चीन के पास यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका सहित दुनिया भर में ऐसे दर्जनों गुप्त पुलिस स्टेशन हैं। आइए अब कुछ खबरें एप्पल कंपनी की तरफ से। भारत में टेक कंपनी एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर ओपन हो गया है। सीईओ टिम कुक ने कंपनी के पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर को मुंबई में आज यानी 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ओपन किया। उन्होंने स्टोर का दरवाज़ा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में ये स्टोर बनाया गया है।
एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। यहाँ कई लोगों के मन में सवाल होगा कि एप्पल के कई स्टोर तो पहले से ही भारत में हैं, इसमें नया क्या है। दरअसल अभी जितने भी स्टोर एप्पल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सभी कंपनी के प्रीमियम रीसेलर हैं। प्रीमियम रीसेलर का मतलब ऐसे थर्ड पार्टी स्टोर से है जिन्होंने डिवाइस सेल करने के लिए एप्पल से लाइसेंस लिया है। एप्पल के ऑफिशियल और थर्ड पार्टी स्टोर्स में सबसे बड़ा अंतर है कस्टमर एक्सपीरियंस का। ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स को अपने प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा भी इन स्टोर्स की कई सारी खूबियाँ हैं। इस स्टोर में 50% महिला कर्मी हैं और स्टोर का नेतृत्व भी महिला के हाथ में है। एप्पल के मुंबई आउटलेट को एप्पल BKC नाम दिया गया है। ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में है। मुंबई सेंट्रल से इसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर है। इस स्टोर का डिज़ाइन शहर की आइकॉनिक काली पीली टैक्सियों से इंस्पायर है। इसका हर महीने का किराया 42 लाख रुपए है। रेंट को हर 3 महीने पे किया जाएगा। इस एप्पल स्टोर की 5 बड़ी बातें। सुपर लार्ज स्टोर। ऑफिशियल स्टोर काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें भीड़ होने पर भी किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यूनिक डिज़ाइन। एप्पल स्टोर का यूनिक डिज़ाइन होता है। मुंबई स्टोर का डिज़ाइन शहर की काली पीली टेक्सचर से इंस्पायर है। न्यूयॉर्क स्टोर क्यूब शेप का है। तुरंत बिलिंग। प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिलिंग के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। एप्पल स्टोर के एम्प्लॉइज़ बिलिंग के लिए मोबाइल पेमेंट टर्मिनल साथ रखते हैं। डिवाइस कॉन्फ़िगर। मैकबुक या iMac जैसे प्रोडक्ट को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। रीसेलर्स के पास इस तरह की सर्विस नहीं मिलती थी। बेहतर ट्रेड इन वैल्यू। ये स्टोर बेहतर एक्सचेंज वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर यहाँ ट्रेड इन वैल्यू अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मिलती है। कुछ ज़रूरी सवाल जो हमारे मन में रहते हैं, क्या एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे? एप्पल स्टोर पर कीमत आमतौर पर जियो मार्ट, क्रोमा और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एप्पल की तरफ से कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा हो तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए प्रोडक्ट सस्ता मिलने की कोई गारंटी नहीं है। क्या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की परेशानी दूर होगी? एप्पल के स्टोर के पास विशाल इन्वेंट्री रहती है, यानी सभी प्रकार के प्रोडक्ट और कलर स्टॉक में ज़्यादातर समय अवेलेबल रहते हैं। यदि कोई ग्राहक iMac जैसे प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके लेना चाहता है तो वो भी कर सकता है। एप्पल स्टोर्स में डेमो और ख़रीद के लिए उपलब्ध डिवाइस रेंज बहुत बड़ी है। क्या प्रोडक्ट सर्विसिंग में कम समय लगेगा? अभी तक देश में थर्ड पार्टी के जरिए एप्पल के सर्विस सेंटर्स को उसके स्टोर से अलग ऑपरेट किया जाता था। अब कस्टमर्स को इन स्टोर सर्विसिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसे जीनियस बे कहा जाता है। इसमें पार्ट की अवेलेबिलिटी न होने के कारण होने वाली देरी की समस्या खत्म होगी। सर्विस भी ट्रेड प्रोफेशनल करेंगे। जीनियस बे डिवाइस सेट करने और एप्पल ID रिकवर करने से लेकर सब्सक्रिप्शन और बिलिंग हर चीज़ में मदद करेगा। फिजिकल डैमेज के मामले में एक्सपर्ट देखेगा कि डिवाइस में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या वह वारंटी के तहत आता है या एप्पल केयर में ये कवर है। क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे? ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एप्पल ने साल 2020 में ही अपनी सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी थी, यानी किसी भी डिवाइस को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है था। हालांकि अब ऑनलाइन खरीदारी करने के बाद प्रोडक्ट को स्टोर से पिक करने का ऑप्शन भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिम कुक ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। टिम कुक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में उनके बेटे आकाश और बेटी ईशा से भी मिले। टिम कुक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा वे भारत के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। टिम कुक की इस विजिट में एक एप्पल के रिटेल एंड पीपल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेन ओब्रायन उनके साथ है। ओपनिंग से पहले एप्पल ने सोमवार को मीडिया को इनवाइट करके स्टोर की पहली झलक दिखाई। साथ ही कंपनी ने स्टोर की कई फ़ोटोज़ भी जारी की हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।